Good morning, class. Today we will do money and credit. Okay, money and credit full chapter in one shot. So let's start. What is barter system? Barter system is an old method of exchange. देखो मैं आपको बताती हूँ. जो मनी है, पहले चैप्टर को समझो. मनी क्या होती है और क्रेडिट क्या होता है, ये दो वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप पूरे चैप्टर में एसोसिएट कर पाओगे. मनी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद द यूज ऑफ मनी. गुड्स और सर्विसेज दोनों चीज़ें एक्सचेंज की जाती हैं किसके यूज से? मनी के एक्सचेंज से. क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर इन द प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर पेमेंट. तो क्रेडिट एक तरह का क्या है? एग्रीमेंट. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मनी और क्रेडिट क्या है, सिर्फ ये दो टॉपिक पढ़ने. मनी क्या है? मनी के आगे सब पार्ट्स क्या बनेंगे? मनी को हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया है. पहले जब मनी नहीं थी तो एक्सचेंज कैसे होता था, ठीक है. और तीसरा, जब बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज होता था. बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन क्या है? आज मनी क्या है, आज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के क्या क्या यूजेस हैं और उस पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं. फिर उसके बाद हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे, बैंक की क्या बैंक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है. देन ये सब तो हमें मनी में पढ़ना है. फिर क्रेडिट में हमने क्या क्या पढ़ना है कि बैंक की लोन एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, बैंक कैसे लोन देता है, लोन की टर्म ऑफ कंडीशंस क्या क्या हैं, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? क्रेडिट में पढ़ेंगे. आई होप सो कि आपको दोनों चैप्टर के वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया. व्हाट इज़ मनी, व्हाट इज़ क्रेडिट, ये आपको पता चल गया होगा. देखो आया ना बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या है? एक जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ. एक शू मैन्युफैक्चर है, ठीक है, उसे वीट खरीदनी है. तो शू मैन्युफैक्चर क्या करेगा? अपने शू को एक्सचेंज करेगा विद द यूज ऑफ एक्सचेंज विद मनी एंड देन बाय एनी अदर कमोडिटी और वीट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है. अगर उसके पास मनी होगी तो वैसे एक्सचेंज करेगा. मान लो इन केस उसके पास मनी नहीं है, या ओल्ड टाइम्स में जब मनी नहीं होती थी, विदाउट मनी वो कैसे एक्सचेंज करेगा? विदाउट मनी एक्सचेंज किससे करेगा? बार्टर सिस्टम से. अब बार्टर सिस्टम क्या है? मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, यानी कि जब मनी नहीं बनी थी ओल्ड टाइम्स में, तब एक्सचेंज कैसे होता था? बार्टर सिस्टम के थ्रू. बार्टर सिस्टम इज ए ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज. बार्टर सिस्टम क्या है? ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज है. दिस सिस्टम हैव बीन यूज फॉर सेंचुरीज. इस सिस्टम को सेंचुरीज से यूज़ किया जा रहा है, लॉन्ग बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड. जब तक मनी इन्वेंट नहीं हुई थी तब तक हम बार्टर सिस्टम का ही यूज़ कर रहे थे. पीपल क्या क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? मैंने आपको कहा था मनी से हम क्या क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? सर्विसेज भी एक्सचेंज कर सकते हैं, गुड्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं. तो बार्टर सिस्टम से सर्विसेज भी एक्सचेंज होगी और गुड्स भी एक्सचेंज होगी, ठीक है. गुड्स के रिटर्न में बस क्या है? एक्सचेंज क्या कर सकते हैं हम? मनी और सर्विसेज, दो ही चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं. अब मनी तो हमें पता है, गुड्स तो एक्सचेंज हो सकती हैं. मान लो कोई मैं 5 रुपये की चॉकलेट ले रही हूँ, तो मनी के बदले मैंने चॉकलेट ले ली, ठीक है. अब सर्विसेज कैसे एक्सचेंज हो सकती हैं? जैसे कि डॉक्टर है, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसके किसके एक्सचेंज में? मनी के एक्सचेंज में. तो गुड्स और सर्विसेज दोनों एक्सचेंज होती हैं गुड्स के रिटर्न में. आज क्या होता है? आज मनी के रिटर्न में एक्सचेंज होते हैं, और पहले कैसे होता था? गुड्स के एक्सचेंज में रिटर्न होता था. देखो समझने वाली बात क्या है इसमें समझने वाली बात ये है, जो एक्सचेंज मैंने आपको बताया ना, गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज्ड विद द यूज ऑफ मनी. मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई है मनी की. बस अब क्या करोगे? वैसे लिखोगे, गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद द यूज ऑफ मनी और विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स आर इन रिटर्न फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स आर रिटर्न. मतलब यहाँ पे मनी का ना कोई रोल नहीं है. सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे मनी का कोई रोल नहीं है. बाकी सब कुछ सेम है, मनी का रोल नहीं है बस. अब देखो, आप देख सकते हो क्या हो रहा है. ये इसको बुक्स दे रहा है, ये इसको बनानास दे रहा है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. अब इसके एसेंशियल फीचर क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. मैंने आपको क्या बताया था? एक शू मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल लिया था हमने.
शू मैन्युफैक्चर के एग्जांपल में हमने समझा कि शू मैन्युफैक्चर को क्या चाहिए, शू मैन्युफैक्चर को एक फार्मर चाहिए जो क्या कर सके, उसे वीट दे सके। अगर उसके पास मनी नहीं होगी तो शू मैन्युफैक्चर को क्या चाहिए, वीट के लिए फार्मर चाहिए, ठीक है। जो ऐसा फार्मर चाहिए, पहली कंडीशन तो क्या होगी, उसे फार्मर चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, वो फार्मर ऐसा होना चाहिए जो रिटर्न में उसके शूज ले। तो होगी दो कंडीशन, एक कंडीशन तो उसे फार्मर चाहिए, पहली कंडीशन कैसे, अब दो कंडीशन हो गई, डबल कोइंसिडेंस हो गया वांट का। मतलब एक ऐसा फार्मर जो उसे मनी दे, ठीक है, और मनी के एक्सचेंज में जो उसको वीट दे, और वीट भी दे और शूज़ भी ले। तो दो कंडीशंस हो गई, जब वो दो कंडीशन फुलफिल होंगी तभी उसका एक्सचेंज हो पाएगा, तभी हो पाएगा एक्सचेंज। तो इसे क्या कहेंगे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। When both the parties have to agree to buy or sell each other commodities, this is known as double coincidence of want. What a person desires to sell is exactly what other needs to buy. बार्टर सिस्टम में गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज होती है मनी के साथ नहीं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इसका एसेंशियल फीचर है। अब बार्टर सिस्टम था, अब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशंस रही होंगी। तो लिमिटेशंस क्या थी, एक तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, और दूसरा इससे चीज़ों की एक्चुअल वैल्यू का नहीं पता चलता था, ठीक है ना। गुड्स, अब कहाँ वीट और कहाँ शूज़। वीट तो आज बिकती है लाखों में, हज़ारों में, ज़्यादा होगी तो लाखों में बिकेगी, हज़ारों में। और शू जो है वो 500 का भी आ जाता है, 200 का भी आ जा सकता है। शूज़ का और वीट का आज कोई कंपैरिजन नहीं है। एक तो क्या थी, the goods don't have their exact value, ठीक है, people cannot determine the exact value of the goods, and second it's a very time consuming medium of exchange, money as a medium of exchange। मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज़ किया गया है, क्यों, देखो एक तो इसने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को एलिमिनेट कर दिया, पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि जो मनी है उससे हमारा टाइम भी सेव होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू बार्टर सिस्टम। इसमें क्या करेगा, शू मैन्युफैक्चर सीधा मार्केट में जाएगा, अपने शूज़ बेचेगा, एक्सचेंज द शूज़ विद मनी एंड देन बाय द वीट बाय कर लेगा। जो मनी है वो कैसे एज ए इंटरमीडिएट एक्ट कर रही है, एक्सचेंज प्रोसेस में। इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को, रुपी को हमने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज़ किया है, क्यों, द रीज़न बिहाइंड इज दैट इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। करेंसी को इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, इसलिए हमने मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया है, ठीक है। ये लोग क्या लीगल करता है, जो मनी है, यूज़ ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, ठीक है। और कोई भी पर्सन, एनी पर्सन इन इंडिया कैन नॉट रिफ्यूज द सेटलिंग ट्रांजेक्शन्स मेड इन मनी। और ऑल्सो द लॉ लीगलिस, और लॉ क्या बताता है, लॉ ये भी लीगल करता है कि कोई भी नो अदर इंडिविजुअल और कम्युनिटी इज ऑलोड टू इशू करेंसी, ठीक है। अब मैंने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मनी क्या होती है, क्रेडिट क्या होता है, पता है ना हमें। मनी क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विद द यूज ऑफ मनी। और क्रेडिट क्या होता है, एक टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है। क्रेडिट क्या है, एक टर्म्स ऑफ कंडीशन है, एक कंडीशन है, टर्म ऑफ कंडीशन है, इन विच ए लेंडर लेंड्स द मनी एंड बोरोवर promises that he or she will pay it in future for the future पेमेंट की प्रॉमिस से लेंड करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, या मनी, जब मनी नहीं थी तो एक्सचेंज कैसे पॉसिबल था, बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम में का एसेंशियल फीचर था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में क्या गड़बड़ थी, वो टाइम कंज्यूमिंग था, उसके लिमिटेशंस क्या क्या थी, टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब मनी को ऐसे यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने इसे इशू किया है। रुपी को क्यों यूज़ किया है, क्योंकि भारत की सरकार ने
इसे इशू किया है, इसलिए मनी को एक्सेप्ट क्यों किया गया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको अभी भी बताया, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए इशू किया गया क्योंकि बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर इंडियन लॉ। नो अदर इंडिविजुअल or community is allowed or organization is allowed to issue currency. Moreover, the law legalizes the use of money as a payment, as a medium of payment that cannot be refused and settled. मैंने आपको ये बता दिया। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्या क्वेश्चन देखो क्या बनता है, क्वेश्चन बनाते चलते जाएंगे साथ साथ। एक क्वेश्चन बनता है बार्टर सिस्टम क्या है, व्हाट इज बार्टर सिस्टम। एक नंबर 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या हुई, साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि मनी को, रुपये को ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज़ किया गया है। ये आपके एनसीईआरटी में है ये लाइंस, जो मैंने पीपीटी इसमें स्लाइड पे दिख रही है ना जो लाइंस, ये एग्जैक्ट आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन ही है। ये आपकी एनसीईआरटी मनी एंड क्रेडिट का जो सेकंड पेज है, उसके जो टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, उसमें सबसे नीचे वाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। वहाँ पे ये सारी लाइन्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद वाई पीपल डिपॉजिट्स विद बैंक। अब देखो एसोसिएट करते हुए चलना, मैं थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को। चलो अब देखो यहाँ से पकड़ने की बात है। पहले हमने क्या पढ़ा, बार्टर सिस्टम। क्या पढ़ा, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम हमने पढ़ लिया। बार्टर सिस्टम क्या था, ओल्ड एक्सचेंज ऑफ मनी। जो पहले मनी का एक्सचेंज होता था कैसे होता था, बार्टर सिस्टम का थ्रू होता था। आज मनी का एक्सचेंज कैसे होता है, ये क्या था, ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी। फिर क्या आया, मनी, मॉडर्न करेंसी। अब मॉडर्न करेंसी क्या क्या एसोसिएट करती है मैं आपको बताती हूँ। मॉडर्न करेंसी में आएगा मॉडर्न करेंसी में आएंगे रुपीस, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट और कॉइन्स। रुपी और कॉइन हमें पता है, जो हम यूज़ करते हैं डेली एक्सचेंज के लिए। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है क्या, पेपर नोट्स हैं और कॉइन्स हैं, मेटल के कॉइन्स हैं। अब डिमांड डिपॉजिट्स क्या हैं, अ वर्कर gets a salary at the end of the month and has extra money in the beginning of the month. So the surplus money, so the worker deposits the surplus money in the bank by opening bank account. जो पर्सन जो सरप्लस मनी है, वर्कर क्या करेगा, उसका अचार थोड़ा डालेगा, उसे बैंक में डिपॉजिट करा देगा। अच्छा, अब बैंक में ही डिपॉजिट क्यों कराएगा, वो तो रखने को तो घर पे भी रख सकता है। अगर घर पे रखेगा तो चोरी का डर है, साथ पे लेके घूमेगा तो मरने का डर है, तो क्या करेगा, बैंक में डिपॉजिट कर देगा। अब बैंक में ऐसे थोड़ा हर कोई भी डिपॉजिट कर देगा, ठीक है ना, पता होने चाहिए। और उस पर बदले बैंक क्या देता है उन्हें, क्या देता है, इंटरेस्ट। क्या देता है, इंटरेस्ट। वाई पीपल डिपॉजिट विद बैंक, क्यों डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि बैंक उस मनी पे क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, ठीक है। बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करता है, साथ में इंटरेस्ट भी देता है। अब देखो वर्कर का तो वो फ़ायदा ही फ़ायदा, एक तो भाई इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, ऊपर से मनी भी सेफ हैंड में है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, और पैसे बढ़ भी रहे हैं, मनी सेफ है और अमाउंट एज इंटरेस्ट मिला। अब डिमांड डिपॉजिट क्या हुई, जो बैंक में मनी है ना, जो मनी बैंक में उसे डिमांड पे निकलवाना, ठीक है। People also have the provision to withdraw the money as and when they require. So, deposit with bank can be withdrawn on demand. These are called demand deposits. Demand deposit क्या हुआ, मैंने बैंक में 15,000 रुपये डलवाए, ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट में 15,000 रुपये हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं वो पैसे 500 रुपये उस पर से निकलवा लेती हूँ,
माना मैंने 500 रुपये निकलवा लिए, मेरी डिमांड है कि मैं इसमें से 500 निकलवा रही हूँ और वो निकल रहा है, वो दैट इज डिमांड डिपॉजिट। सिंपल है। अब डिमांड डिपॉजिट का एक बहुत ही एसेंशियल फीचर है चेक। चेक किस किसने नहीं देखा? चेक के आगे पिक्चर आएगी, हाँ ये, हाँ चेक किसने आज तक नहीं देखा? मोस्टली हम सब देखे। डिमांड डिपॉजिट की शेयर करता है बहुत ही एसेंशियल फीचर। वो एसेंशियल फीचर क्या है? चेक। फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल। अब देखो, डिमांड डिपॉजिट डायरेक्टली सेटल ट्रांजेक्शन विदाउट द यूज ऑफ मनी। इसमें क्या लिखा है? तो डिमांड डिपॉजिट है ना, फैसिलिटी ऑफ चेक की डिमांड डिपॉजिट पर, उससे क्या होगा? मैं सीधे ट्रांजैक्शन सेटल कर दूंगी बिना कैश के। मुझे 15,000 रुपये देने हैं, मानो शीला को मुझे 15,000 रुपये लेने, ठीक है? पप्पू को शीला को 15,000 रुपये देने हैं। पप्पू है, पप्पू को शीला को 15,000 रुपये देने हैं। पप्पू क्या करेगा? पप्पू पहले जाएगा बैंक में, ठीक है, वहाँ से निकलवाएगा, फिर पप्पू शीला के पास जाएगा और शीला को पैसे देगा और शीला फिर बैंक में डिपॉजिट करवाएगी। तो इस पूरे झंझट को, ठीक है ना, पप्पू जब पैसे लेके जाएगा बैंक से घर तक, क्या पता तब चोरी हो जाए, या जब शीला को देने जाएगा तब चोरी हो जाए। इस पूरे झंझट को, ये तो छोड़ो 15,000 तो छोटी रकम है, लाखों करोड़ों रुपये जब लोग निकलवाते हैं तो उन लाखों करोड़ों को लेकर भी जाना होता है। चोरी का खतरा होता है, जान का खतरा होता है, ठीक है ना, लूटपाट ना हो जाए। तो इसीलिए डिमांड डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट क्या करता है? जो मनी है वो डायरेक्टली होती है सेटल, ट्रांजैक्शन सेटल हो जाती है डायरेक्टली बिना कैश के। पप्पू क्या करेगा? चेक देगा। किसको? शीला को। चेक कुछ नहीं है, चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक to pay the specific amount from the person account to whose name the check has been issued। यह है चेक की डेफिनेशन। चेक एक पेपर है जो बैंक को बोलता है, भाई ये लो बैंक ये देखो मेरे पास चेक है और इसके अकाउंट में इतना पैसा पे कर दो। अब देखो ये डेफिनेशन लिखी है, चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। अब ये देखो, ये है चेक, ये क्या है? चेक। दिख रहा है ना? अरे दिखना है ना, ये दिख रहा है ना? हाँ। अब देखो ये सब कुछ होता है चेक। क्या होता है? चेक। पे किसको करना है, कितना करना है, अमाउंट, कैश, ये सब कुछ, ये चेक होता है एक, ठीक है। अब बैंक की लोन एक्टिविटीज़ क्या हैं? बस बैंक की लोन एक्टिविटीज़ पढ़ाऊंगी, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी है। क्रेडिट हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि क्रेडिट टॉपिक पॉसिबल नहीं है पूरा करना, तो हम क्रेडिट कल पढ़ेंगे। बैंक की लोन एक्टिविटीज़ क्या है? पप्पू ने क्या किया था? पप्पू 15,000 रुपये जमा करा के आया था, ठीक है। पप्पू के 15,000 में से उसका कुछ ही हिस्सा, ठीक है, उसके बैंक अकाउंट में रहेगा। मान लो बैंक अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपये हैं उसके बैंक अकाउंट में, उसे नहीं पता है, और बैंक क्या कर रहा है? उसके 12,000 रुपये किसको दे रहा है? आगे किसी को, मतलब जिसको चाहिए, ज़रूरत है। तो बैंक क्या कर रहा है? बैंक एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस और दोज हु आर नीड इन दीज सरप्लस, ठीक है ना। क्यों बैंक होल्ड करता है कैश को? क्योंकि डिपॉजिटर जो है ना, मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर बैंक सारा ही पैसा दे दे, सारा ही पैसा लोन पे दे दे, लोन पढ़ेंगे हम आगे, लोन क्या होता है तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारा ही पैसा लोन पे दे दे, अब तक जो समझा रही हूँ वो समझो, फिर बताऊंगी मैं आपको लोन क्या होता है। क्रेडिट वाले टॉपिक में हमने सिर्फ बेसिक लोन नहीं पढ़ा, लोन के बारे में ही पढ़ना है पूरा। सारा ही पैसा लोन पे दे दे तो क्या होगा? बैंक पूरा पैसा लोन पे देगा। पप्पू तो मारेगा ना, पप्पू तो सिर पे हाथ रख रख के रोएगा, हे प्रभु मुझे तो पैसे चाहिए थे और ये बैंक ने तो आगे दे दिए, ठीक है ना। पप्पू को पैसे चाहिए, पप्पू बैंक पे गया, बैंक ने बोला हमने तो तुम्हारे पैसे लोन पे दे दिए। पप्पू तो सर पे हाथ पटक पटक के रोएगा,
क्यों रोएगा? उसे जब ज़रूरत थी तब तो उसका पैसा काम नहीं आया, उस पैसे का अचार थोड़ी ना डालेगा वो। जब उसे पैसा चाहिए था तब उसे पैसा नहीं मिला तो वो उस पैसे का अचार नहीं डालेगा, वो सिर पे हाथ पटक पटक के रोएगा, हाय 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 राम, ये क्या हो गया। ठीक है ना? हाँ, तो इसीलिए 15% जो बैंक है पैसा रखता है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंश्योर करती है, ये लॉ बनाती है कि जो 15% है ना पर्सन के अकाउंट का, उसके उसमें होना ही चाहिए अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। और उसके बाद डिपॉजिट एज ए कैश ही क्यों होल्ड करती है? ठीक है, डिपॉजिटर पे करते हैं, विड्रॉ करते हैं, किसी भी दिन विड्रॉ कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था लोन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है बैंक। ठीक है, इंटरमीडिएट मीडियन की तरह एक्ट करता है। अब बैंक की, अब देखो बैंक है, अब बैंक के कोई पागल तो है नहीं है, बैंक इतना खतरा मोल लेगा, लोगों के पैसे लेगा देगा, इतना सब कुछ करेगा। बैंक पागल तो नहीं है ना, बैंक पैसे लेगा फिर उन्हें देगा। बैंक को कुछ बचता भी तो होगा। मैंने कहा था पप्पू ने पैसे जमा कराए तो पप्पू को क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। पप्पू के इंटरेस्ट पे, ठीक है, पप्पू को जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 2%। ठीक है, पप्पू को इंटरेस्ट मिला 2%। और जो हमारी भगवती है, भगवती क्या कर रही है? लोन ले रही है, भगवती को इंटरेस्ट देना पड़ा 4%। दोनों में कितना डिफरेंस हुआ? 2% का। जो 2% है ना वो जाएगा बैंक की जेब में। क्यों भाई? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। क्यों जाएगा? अरे अब फिर आप लोग बोलोगे ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये बैंक कैसे ले रहा है? अरे बैंक पैसे रख भी तो रहा है, खतरा भी तो मोल ले रहा है, इससे वो अपनी सैलरी करेगा, एक्सपेंशन करेगा। इस 2% समझ में आया जो मैंने पढ़ा है? कमेंट सेक्शन में बताना जिसको समझ में ना आए। जो भी समझ में ना आए मैं दोबारा से एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगी उस पर।